विद्यार्थियों, अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 11 विद्यार्थी और राज में अभी तक हमने 1857 की क्रांति की स्थिति और सिपाहियों के विद्रोह के तरीके पर अध्ययन किया है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर भी हमने रोशनी डाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के आसपास का समय किस प्रकार का था? फिरंगियों के आने पर उससे पूर्व यहाँ के राजाओं, तालुकेदारों व प्रजा की क्या स्थिति थी, उसका अध्ययन करते हैं। फिरंगी राज ने एक दुनिया की समाप्ति ही कर दी। फिरंगी राज से पूर्व अवध में विभिन्न प्रकार के राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों एवं सिपाही एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित थे। एक दूसरे से उनका रिश्ता तात्कालिक परिस्थितियों में अनुकूल था, लेकिन फिरंगियों के आने के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ। फिरंगी राज ने विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति कर दी। किस प्रकार से परिवर्तन हुए? पहला, तालुकदारों की शक्ति समाप्त हो गई, उन्हें जमीन से बेदखल किया गया, उनकी सेना व किले नष्ट किए गए। अंग्रेजों ने नवाबों पर अपनी सहायक संधि थोप दी। उसकी वजह से नवाब व शासक अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए। इसी कारण से नवाबों के मातहत रहने वाले तालुकदारों की स्थिति कमजोर हो गई। अंग्रेजों ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। किसानों पर कर का अधिक बोझ होने की वजह से किसान परेशान रहने लग गए थे, वे खेती से दूर हो रहे थे। दस्तकारों व कारीगरों पर जीवन यापन का संकट उपस्थित हो गया। जैसा कि अभी हमने देखा कि अवध के नवाब को जब अवध छोड़ना पड़ा तो उनका दरबारी व्यवस्था ही समाप्त हो गई। उनके दरबार में रहने वाले जितने भी साहित्यकार, कलाकार, दस्तकार हुआ करते थे, उन सभी को अपनी रोजी रोटी छोड़नी पड़ी। इसी वजह से नवाबों के शासन में रहने वाले दस्तकार व कारीगरों पर भी जीवन यापन की समस्या हो गई, क्योंकि उनकी कला से वह अपने नवाबों को खुश किया करते थे, उपहार दिया करते थे, उनकी रोजी रोटी चल रही थी। सिपाहियों को कम वेतन था, उनकी छुट्टियां बहुत कम थी, इस वजह से सिपाही असंतुष्ट थे। इन सभी कारणों से दहशत की स्थिति बन रही थी। विद्रोह से पूर्व जहां सैनिकों व गोरे अफसरों में मित्रता थी, लेकिन 1840 के दशक के बाद ये स्थिति बदलने लगी। अंग्रेज अफसर सैनिकों के साथ बदसलूकी करने लग गए थे। उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीणों के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो सिपाही आते हैं वो ग्रामीण परिवारों से ही आते हैं। उनके परिवार कृषक थे, माता पिता कृषक थे। उन्हीं परिवारों से उठकर सिपाही अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से ही भर्ती होकर आए थे। इसी वजह से अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है अवध को कहा जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ देखा है कि फिरंगी राज से पूर्व उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति किस प्रकार से थी और वह किस प्रकार परिवर्तित हुई, सैनिक विद्रोह के लिए क्यों तैयार हुए। आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि विद्रोहियों ने आखिर विद्रोह करने के उपरांत वह क्या चाहते थे, क्या परिवर्तन चाहते थे। हम यह बिंदुवार अध्ययन करेंगे। विद्रोही सामाजिक एकता को स्थापित कर जन विद्रोह चाहते थे। हमने देखा था कि विद्रोह के जो इश्तेहार निकाले गए थे वो हिंदी, उर्दू, फारसी और सभी स्थानीय भाषाओं में निकाले गए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि सामाजिक एकता बनाना विद्रोहियों का मूल उद्देश्य था और उस एकता को कायम रखते हुए ही वो विद्रोह करना चाहते थे, फिरंगियों को भारत से निकालना चाहते थे। ब्रिटिश शासन की नीतियों की कटु आलोचना भी एक बड़ा उद्देश्य था। विद्रोही नेताओं द्वारा ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था, विदेशी व्यापार व नीतियों की आलोचना की जाती थी। लोगों को जागरूक किया जाता था जिससे कि वो विद्रोह में शामिल हुए। तीसरा बिंदु, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ भी विद्रोही थे। इस प्रकार अंग्रेजों, शहर के जो संभ्रांत लोग हैं, जो अंग्रेजों के पक्षधर हैं, उनके पिट्ठू हैं, साथ ही सूदखोर है जो बहुत अधिक ब्याज लेते हैं, इन सभी के पीछे विद्रोही फिरंगियों के समान ही व्यवहार करते थे। इन्हें भी अपनी राज्य से, सत्ता से दूर करना चाहते थे। चौथा, ब्रिटिश पूर्व दुनिया की पुनर्स्थापना करना। विद्रोहियों की मंशा थी कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की जो स्थिति थी
भारत में जो सामंतशाही शासन था, राजाओं का जो शासन था, वह पुनर्स्थापित हो जाए। इस प्रकार ब्रिटिश एकाधिकार के पश्चात, ब्रिटिश शासन के पश्चात पुनः पुरानी दरबारी संस्कृति को ही लाना चाहते थे। तो विद्यार्थियों, ये कुछ बिंदु थे जो विद्रोह के पश्चात परिवर्तन के रूप में देखना चाह रहे थे। विद्रोह की जब शुरुआत हुई तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया, नेतृत्व को वैधता प्रदान की। साथ ही साथ बहादुर शाह जफर ने एक घोषणा की जो कि आजमगढ़ घोषणा के रूप में जानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आजमगढ़ घोषणा कब हुई, किसके द्वारा की गई? तो विद्यार्थियों, आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा विभिन्न सामाजिक समूह को संबोधित की गई घोषणा है। बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को जब नेतृत्व प्रदान किया तो उनकी इच्छा थी कि वो सभी समाजों से, सभी प्रकार के कार्य करने वाले लोगों से, व्यापारियों से, जमींदारों से, किसानों से एकता स्थापित करने का प्रयास करें। उन्होंने एक संबोधन दिया जो कि आजमगढ़ घोषणा कही जाती है, और उन्होंने सभी प्रकार के समाजों को, जिसमें व्यापारी वर्ग भी था, जमींदार वर्ग भी थे, किसान भी थे, सभी प्रकार के कार्य करने वाले लोग भी थे, जिनको उन्होंने संबोधित करके कहा कि हर व्यक्ति आए और आज उनके साथ हो ले, जिससे कि विद्रोह में एकरूपता बनी रहे और भारत से फिरंगियों को बाहर निकाला जा सके। इसे ही आजमगढ़ घोषणा के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति में जिस प्रकार सैनिक विद्रोह आगे बढ़ा, हर जगह से लोग उनके साथ होने लगे, फिरंगियों पर दबाव बढ़ने लगा, तो फिरंगी भी चुप रहने वाले नहीं थे। अंग्रेजों ने दमन के द्वारा 1857 की क्रांति को कुचलने का प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा बहुत कठोरता का प्रयोग किया गया। मई जून 1857 में कई कानून पारित किए गए। संपूर्ण उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ से तात्पर्य है सैनिक शासन लगा दिया गया, सैनिक नियमों को लगाया गया, जिस पर बिना किसी विचार किए आप किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं। मार्शल लॉ लागू किया गया। उसके पश्चात कानून व मुकदमों की साधारण प्रक्रिया पूर्ण बंद कर दी गई। किसी भी व्यक्ति को जब हिरासत में लिया गया तो उसे पूछने का अधिकार नहीं रहा कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है। साथ ही हर विद्रोही को, जहाँ भी विद्रोही को पकड़ा गया, उनको सजाए मौत दी गई। इस प्रकार दमन चक्र चला। अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई, भारतीयों को निशाना बनाया और दमन किया गया। ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियों को भी मंगाया गया, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी टुकड़ियों पर विश्वास नहीं रहा। सभी सैनिक विद्रोह में उतर गए थे। नई ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों को मंगाया गया। अंग्रेजों के प्रति वफादारी करने वाले जागीरदारों को सम्मानित किया गया, उनकी पदवियां बढ़ाई गई, और वे जागीरदार जिन्होंने ब्रिटेन के शासन के खिलाफ विद्रोह में आवाज़ उठाई थी, उनकी जमींदारियां छीन ली गई। इस प्रकार ये विद्रोह दमन किया गया। विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के बाद के परिणामों को और क्रांति के समय के घटनाक्रमों को ब्रिटिश दमन के चित्रों को ही मुख्य रूप से दिखाया है। इन चित्रों के माध्यम से किस प्रकार दमनात्मक कार्रवाइयों को अंजाम देने का प्रयास किया गया, आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह के चित्रों के माध्यम से जो हमको जानकारी मिल रही है, उसमें सबसे पहला बिंदु है रक्षकों का अभिनंदन। जैसा कि इस बिंदु से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सेना द्वारा उस समय में विद्रोहियों को मारने वाले रक्षकों को, मारने वाले अंग्रेज अधिकारियों का अभिनंदन किया गया, और चित्रों के माध्यम से भी वह चित्र हमें दिखाई देते हैं। कुछ चित्रों में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र 1859 में थॉमस जोन्स बर्कर द्वारा निर्मित किया गया और इसका नाम रखा गया है रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत। और यह चित्र इसी श्रेणी का एक उदाहरण है कि किस प्रकार से रक्षकों का अभिनंदन किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी खड़े हैं, घोड़े पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे उन व्यक्तियों का अभिनंदन किया जा रहा है जिन्होंने विद्रोही सैनिकों को दबाया है या उनको मारा है। दूसरा बिंदु, अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं, एक चित्रकार है जोसेफ नोएल पेटल। इन्होंने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद
एक चित्र बनाया जिसका नाम है इन मेमोरियल, स्मृति में। और इस चित्र में अंग्रेज औरतें व बच्चे लाचार और मासूम दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वह अंदर कमरे में बंद है और बाहर कुछ लोग हमें रोशनदान से दिखाई दे रहे हैं। विद्रोही नजर आ रहे हैं, भारतीय सैनिक नजर आ रहे हैं और ये अंदर महिलाएं बच्चे मासूम से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अन्य चित्र जो और भी हैं, उन चित्रों में एक चित्र है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक महिला है खड़ी है जो कि मिस व्हीलर के नाम से जानी जाती है। मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है और अकेले ही विद्रोहियों से लड़ रही है। उसके हाथ में बंदूक भी है और वह आसपास के विद्रोहियों को ढेर कर रही है। दोनों चित्रों में अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि पहले वाले चित्र में जहां उनकी मासूमियत दिखाई जा रही है, लाचारी दिखाई जा रही है, वहीं दूसरे वाले चित्र में एक महिला को दृढ़तापूर्वक दिखाया गया है, उसको लड़ते हुए बताया गया। इससे ये तात्पर्य है कि अंग्रेज महिलाएं भी किसी से कम नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिशोध और सबक। अंग्रेजों ने प्रतिशोध लेने की कार्रवाई की, विद्रोहियों को बुरी तरह से हराया, परास्त किया। कई चित्र ब्रिटिश प्रेस ने प्रकाशित किए जो कि निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर बल देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक चित्र है जिसका नाम है जस्टिस, जिसका तात्पर्य न्याय। और इस चित्र में एक अंग्रेज महिला हाथ में तलवार और ढाल लिए विद्रोहियों को कुचल रही है। आप देख सकते हैं कि कई सैकड़ों सैनिक वो नीचे पड़े हुए विद्रोही नीचे गिरे हुए हैं और ये अकेली महिला एक वीरता का प्रदर्शन करती हुई खड़ी है। इन चित्रों से आखिर क्या तात्पर्य है? इन चित्रों से तात्कालिक समय में ब्रिटिश प्रेस ने क्या बताने की कोशिश की? अंग्रेजी समाचारों ने यह बताने का प्रयास किया कि भारतीय विद्रोहियों पर अंग्रेज अधिकारी भारी हैं, महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं और वह प्रतिशोध ले रहे हैं। ऐसे चित्रों के प्रदर्शन से ब्रिटिश अधिकारियों ने उस समय में लंदन में और भारत में अंग्रेजों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया और भारतीयों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि एक और चित्र है जिसमें बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर प्रतिशोध लेता हुआ दिख रहा है। इस चित्र में बंगाल टाइगर के पास एक महिला भी है, लेकिन ब्रिटिश शेर इन बंगाल टाइगर पर चपट्टा मारते हुए दिख रहा है। इस चित्र में अंग्रेजों के भारतीयों पर दमनात्मक कार्य की झलक मिलती है। साथ ही साथ इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज उस समय यह बताना चाहते थे कि वह भारतीय विद्रोहियों पर भारी है और उनका दमन कर रहे हैं। इस प्रकार का संदेश न केवल भारत और भारत के बाहर भी प्रचारित किया गया। चित्रों की कड़ी में अगला चित्र है दशहत का प्रदर्शन। अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीयों को सबक सिखाने का प्रयास किया, लोगों को डराने का प्रयास किया, दहशत भरने का कार्य किया, वो इन चित्रों से स्पष्ट होता है। विद्रोही सैनिकों को आप देख सकते हैं कि खुले मैदान में तोपों से उड़ाते हुए चित्र बनाए गए। इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तोपों के सामने विद्रोहियों को खड़ा कर दिया, उनको उड़ाया जा रहा है। ये चित्र जब बाद में प्रकाशित हुए तो इन चित्रों के माध्यम से लोगों में एक दहशत का वातावरण बनाने का प्रयास किया। साथ ही साथ देख सकते हैं कि फांसी देते हुए भी चित्र हैं, लाइन में लोगों को खड़ा करके फांसी दी जा रही है। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों पर दमन चक्र भी चलाया। इस बात की भी ये चित्र गवाही हमें देते हैं। अगला चित्र दया के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसका नाम है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव। उस समय में कैनिंग ने जब एक वक्तव्य दिया तो उस वक्तव्य से ऐसा आभास होने लगा कि वह भारतीय राजाओं पर व भारतीय जमींदारों पर दया का भाव रखना चाहते हैं। तब ब्रिटिश अखबार ने, एक चित्रकार ने इसका विरोध किया और उनके दया भाव की निंदा की। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैनिंग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वह भारतीय जमींदारों पर, शासकों पर स्नेह का हाथ फेर रहे हैं। ये एक चित्रकार ने व्यंग्य के रूप में चित्र बनाया था ताकि ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का दया भाव नहीं दिखाए। चित्रों की इन कड़ियों का अध्ययन करने के पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया, विद्रोह को दबाने का पूरा प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को भी बचाने का प्रयास किया और चित्रों के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि उन्होंने विद्रोहियों को कुचल दिया है। इस समय में कुछ राष्ट्रवादी दृश्य भी हमें दिखाई देते हैं। भारतीय चित्रकारों ने भारतीय विद्रोहियों के नेताओं के चित्र बनाए जिन्हें देखकर बच्चे बड़े हुए, उनका बचपन बीता।
जैसा कि रानी झांसी का चित्र हमें दिखाई देता है। बाद में सिनेमाघरों में भी इस प्रकार के चित्र चले और रानी लक्ष्मीबाई को मर्दाना शख्सियत के रूप में बताया गया और आने वाली नस्लें इन विद्रोही नेताओं के गीतों को, इन विद्रोही नेताओं के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हुए बड़ी हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की एक महान साहित्यकार हुई है। उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियों में वर्णन किया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे गीतों के माध्यम से, ओजस्वी गीतों व चित्रों के माध्यम से भारतीय संतानों को विद्रोह की छवियों को याद कराने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने, हुकूमत ने विद्रोह चक्र को दबाने का प्रयास किया, दमन चलाए और भारतीय इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को आखिरकार नियंत्रण में ले लिया और उसके भी बहुत लंबे समय बाद तक भारत पर आधिपत्य जमाए रखा। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस अध्याय का अध्ययन पूरा किया है। आप मेरे साथ निरंतर जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए। शीघ्र ही नए अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।